सिर्फ 30,000 की इनिशियल फंडिंग से शुरू हुआ बेवकूफ ने लॉन्च होते ही इंडिया की टी शर्ट मार्केट को पूरा रिवोल्यूशनाइज कर दिया। टी शर्ट पे कैची स्लोगन्स ने एक नया मार्केट बना दिया। इनके घंटा आईआईटी और घंटा एमबीए के टी शर्ट्स कॉलेजेस में वायरल होने लगे। 2012 में शुरू हुई कंपनी ने सिर्फ 7 सालों में 213 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच गई। यंग शॉपर्स के लिए बेवकूफ इंडिया के पहले ब्रांड्स में से एक थी, लेकिन अचानक कोविड पैंडेमिक आ गया और बेवकूफ फंडिंग क्राइसिस में फंस गई। और इसी समय ऑनलाइन में पिछड़ चुकी आदित्य बिरला ने भी अपना ब्रांड टुमारो लॉन्च किया, जिसमें उन्हें स्टार्टअप की जरूरत थी और उन्होंने सिर्फ 200 करोड़ में बेवकूफ को एक्वायर कर लिया। आदित्य बिरला इसे 500 करोड़ का ब्रांड बनाना चाहती थी, लेकिन 2 सालों में ही कंपनी का रेवेन्यू आज सिर्फ 160 करोड़ है और कंपनी के लॉसेस 103 करोड़। वहीं अगर इनके कंपटीटर्स को देखें जो इनके बाद में शुरू हुए, जैसे कि सोल्ड स्टोर और स्निच, ये रेवेन्यू में आज बेवकूफ से काफी आगे निकल चुके हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कैसे एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बेवकूफ अपने कोलैप्स की तरफ है और D2C स्टार्टअप के सक्सेस का क्या फॉर्मूला होता है। इस वीडियो के आखिर तक आप D2C की सारी बारीकी समझ चुके होंगे। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे एफर्ट और डिटेल वीडियो के आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 2010 में अपनी आईआईटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रभकिरण और सिद्धार्थ अपने अपने स्टार्टअप्स लॉन्च करते हैं। प्रभकिरण ने लस्सी का स्टार्टअप लॉन्च किया, वहीं सिद्धार्थ ने अपना एडटेक स्टार्टअप शुरू किया। लेकिन लस्सी एक सीजनल ड्रिंक है और एडटेक का उस समय जमाना नहीं था, इसलिए दोनों के स्टार्टअप स्केल नहीं कर पाए। लेकिन जल्द ही दोनों ने रियलाइज किया कि इंडिया में कस्टमाइज्ड टी शर्ट की एक बड़ी डिमांड है, लेकिन कोई भी नेशनल प्लेयर इस मार्केट में नहीं है। और इसी गैप को समझते हुए 1 अप्रैल 2012 को इन्होंने 30,000 रुपए की सीड फंडिंग के साथ बेवकूफ की शुरुआत किया और 7 सालों में कंपनी 213 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच गई। साथ ही इनको फंडिंग की लाइन लग गई। स्नैपडील और आईडीएफसी के फाउंडर्स बेवकूफ को फंड करने लगे। ये सब कुछ सिर्फ 7 साल में अचीव करने के पीछे इनकी 3 स्ट्रैटेजीज हैं। बेवकूफ की पहली स्ट्रैटेजी थी कि ब्रांड को मासेस तक पहुंचाना है, जिसके लिए कॉलेज स्टूडेंट सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं। और इसीलिए इन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर स्लैंग्स को टी शर्ट्स पे लिखना शुरू किया, जिसमें इनके घंटा आईआईटी और घंटा एमबीए वाले टी शर्ट्स पूरे इंडिया में वायरल हुए। और एक बार फैंस के बीच में ब्रांड एस्टैब्लिश होने के बाद इन्होंने देखा कि इंडिया में मोबाइल कवर्स का भी बड़ा क्रेज है, तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट लाइन में वो भी ऐड कर लिया। और साल 2015 के अराउंड इंडिया में फेसबुक यूथ के बीच सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म था, इसीलिए इस ब्रांड ने अपने फैंस को चैनलाइज करके फेसबुक तक लेके आए। साल 2015 तक इनके करीब 15 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स फेसबुक पे हो चुके थे, जिससे इनके 2 फायदे हुआ करते थे। एक तरफ उसी प्लेटफॉर्म से मार्केटिंग करते थे अपने प्रोडक्ट की, और दूसरे तरफ अपने फैन से ही इनको नए आइडिया मिल जाते थे प्रोडक्ट्स के लिए। कम्युनिटी बिल्ड करने के बाद बेवकूफ ने मूवी मर्चेंडाइजिंग करना शुरू किया, जहां उन्होंने गुंडे, शोले और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मूवीज के पॉपुलर डायलॉग्स को टी शर्ट्स पे लिखना शुरू किया। और साथ ही वायाकॉन, टी सीरीज और यशराज जैसे बड़े ब्रांड चैनल्स के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया। बेवकूफ शुरुआत से ही थोड़ी ही लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी थी और मार्केट में ये कस्टमाइज्ड टी शर्ट के सबसे पहले ब्रांड थे, इसलिए इनको फंडिंग की लाइन लग गई। शुरुआत में ही स्नैपडील, आईडीएफसी सिक्योरिटीज से इनको फंड मिल गया। 2019 में बेवकूफ ने अपना सबसे मैक्सिमम रेवेन्यू 213 करोड़ का किया और उसी साल कंपनी 27 करोड़ का पहली बार लॉस भी की, क्योंकि उसी साल इन्वेस्टर को अपने $11 मिलियन इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जिस वजह से कंपनी ने अपने मार्केटिंग और हायरिंग में ज्यादा स्पेंड किया था और इसीलिए 27 करोड़ का कंपनी के सामने लॉस था। लेकिन अगले ही साल कोविड पेंडेमिक आ गया और क्लोथिंग एसेंशियल कमोडिटी नहीं थी, जिस वजह से वो इंडिया में सेल ही नहीं हो रही थी। लेकिन बेवकूफ ने ऑब्जर्व किया कि उनके साइट पे अभी भी ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन वो कपड़े नहीं, वो सैनिटाइजर और मास्क ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद कंपनी ने तुरंत अपनी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल चेंज करके सैनिटाइजर और मास्क बनाना शुरू कर दिया और 2 महीने में कंपनी ने 10 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। कोविड जहां दूसरे ब्रांड्स के लिए डिजास्टर साबित हो रहा था, वहीं बेवकूफ ने 128 करोड़ का टर्नओवर किया और सिर्फ 19 करोड़ का लॉस उस साल में। कोविड तक तो बेवकूफ जैसे स्टार्टअप्स काफी आसानी से सस्टेन कर गए, लेकिन आफ्टर कोविड इन सब के लिए डिजास्टर साबित हुआ। जहां 2021 में करीब $37 बिलियन की इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली थी, वो तेजी से साल दर साल गिरने लगी। इंडिया में फंडिंग विंटर आ गया, इन्वेस्टर्स सब चूजी हो गए थे और बड़े स्टार्टअप सब ब्लीड करने लगे थे, क्योंकि उनको कहीं से फंड नहीं मिल रहे थे। बाइजू, ओला, स्विगी जैसी कंपनीज अपना मेजर वैल्यूएशन लूज कर रही थी और बेवकूफ के लिए भी ये टाइम सबसे डिजास्टर साबित हुआ, क्योंकि कंपनी के पास कहीं से भी फंड नहीं बचे हुए थे। एट लास्ट प्रभकिरण ने कंपनी बेचने का फैसला किया, जिसके लिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसी कई कंपनी से एक्विजिशन के लिए बात भी किया गया और कंपनी की वैल्यूएशन करीब 1000 से 1100 करोड़ के बीच में रखी गई। लेकिन हाई वैल्यूएशन की वजह से ये एक्विजिशन हो नहीं सका और बेवकूफ अपने सबसे मुश्किल समय में फंसी हुई थी।
लेकिन कोविड के 2 बार आए वेव ने इंडिया के जायंट रिटेल सेक्टर्स में यह समझा दिया था कि फ्यूचर D2C सेक्टर का होने वाला है, जिस रेस में मुकेश अंबानी से लेकर आदित्य बिरला तक काफी पीछे थे। इसलिए रिलायंस ने अपना हाउस ऑफ ब्रांड शुरू किया, जिसमें अजियो, जियो मार्ट और टीरा जैसे ऑनलाइन ब्रांड को जोड़ के रिलायंस ने अपना जियो नेटवर्क के थ्रू इस ऑनलाइन रेस को पकड़ लिया था। लेकिन इस रेस में सबसे पीछे थी आदित्य बिरला, जो फिजिकली तो 37,000 से ज्यादा ब्रांड आउटलेट्स तक प्रेजेंट थी, लेकिन ऑनलाइन ये काफी पिछड़ चुकी थी। लेकिन बड़ी जायंट कंपनीज के पास सबसे बड़ा फायदा होता है कि उनके पास बड़े फंड होते हैं और वो तुरंत एक्विजिशन करके अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। यही आदित्य बिरला ने भी किया। साल 2022 में उन्होंने अपना ब्रांड टुमारो लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने 8 इंडिया के अलग अलग स्टार्टअप्स में मेजर इन्वेस्टमेंट्स किए, जिसमें रॉगन, बियर्डो और बैरी लश जैसे कई सारे स्टार्टअप्स थे। हमने बैरी लश के फॉल पे एक डिटेल वीडियो अपने शुरुआती यूट्यूब के टाइम पे बना के रखी है, जब वो ब्रांड फेल हो रही थी। उसी के बाद आदित्य बिरला ने उसे एक्वायर किया था और इसी समय बेवकूफ भी अपने कोलैप्स की तरफ बढ़ रही थी और आदित्य बिरला ने इस ब्रांड को भी अप्रोच किया और 200 करोड़ में खरीद लिया। इस एक्विजिशन से आदित्य बिरला बेवकूफ को करीब 500 करोड़ के रेवेन्यू तक स्केल करना चाहती थी, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है। 2 साल के अंदर बेवकूफ अपना मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं, मैक्सिमम लॉस करना शुरू कर दी। साल 2024 में अगर हम देखें तो बेवकूफ ने जहां 160 करोड़ का रेवेन्यू किया है, वहीं कंपनी के लॉसेस 103 करोड़ के हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इंडिया की सबसे पहली कस्टमाइज्ड फैशन ब्रांड अपने प्रॉफिटेबिलिटी के पाथ को छोड़कर लॉस मेकिंग स्टार्टअप बन गई। वहीं इनसे लेट आए इनके कंपटीटर्स आज प्रॉफिटेबल होते जा रहे हैं, जैसे कि सोल्ड स्टोर, जिसे 2013 में 4 दोस्तों ने शुरू किया था। इन्होंने भी डिज्नी, मार्वल और बैटमैन जैसे कई मर्चेंडाइजिंग के थ्रू अपने ब्रांड को ग्रो किया। अगर हम 2017 से लेकर 2024 के बीच में सोल्ड स्टोर और बेवकूफ को कंपेयर करें तो 2021 तक बेवकूफ सोल्ड स्टोर से काफी आगे थी, लेकिन 2022 से स्टोरी चेंज हो गई। फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में सोल्ड स्टोर का रेवेन्यू 54% बढ़ के करीब 360 करोड़ हो गया और कंपनी 16 करोड़ के लॉस से 18 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई। वहीं 2019 में सिद्धार्थ डुंगरवाल ने स्निच की शुरुआत किया था, जो 5 साल में ही करीब 243 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है और कंपनी ने 4 करोड़ का प्रॉफिट भी जनरेट किया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बेवकूफ जो इनसे सबसे पहले शुरू हुई, वो प्रॉफिटेबल भी थी। आज वो एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप क्यों बन चुकी है? इसके पीछे दोस्तों 3 बड़े रीजंस हैं, जो हम आपको डिकोड करके बताने की कोशिश करेंगे। आप बेहद ध्यान से समझिएगा। बेवकूफ भारत के पहले फैशन ब्रांड्स में से एक था जो यंग शॉपर्स को टारगेट करता था, लेकिन कोविड के बाद अब जेनजी शॉपर्स आ चुके हैं, वही एज ग्रुप जो 2000 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुआ है। इस जनरेशनल शिफ्ट की वजह से कस्टमर का बाइंग बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो चुका है। बॉस्टन कंसल्टिंग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 72% जेनजीज अपने किसी फेवरेट यूट्यूबर या किसी इन्फ्लुएंसर को देख के ही अपने नए कपड़े खरीदते हैं। इस रिपोर्ट में आप जेनजीज की बाइंग बिहेवियर और डिटेल में समझ सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके उसे पढ़ लीजिएगा। जेनजी के पास मार्केट में आज मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं और बेवकूफ कोविड के बाद अचानक से बदले इंडिया के बाइंग बिहेवियर को समझ ही नहीं पाई, क्योंकि वो सैनिटाइजर, मास्क और फंडिंग के बीच में ही फंसी रह गई थी और नए कंपटीटर्स ने मार्केट एक्वायर कर लिया। हम अगर दूसरे रीजन की बात करें तो बेवकूफ को आदित्य बिरला ग्रुप ने एक्वायर किया, जिनके पास ऑफलाइन में सबसे बड़ा प्रेजेंस है। लेकिन आदित्य बिरला ऑनलाइन में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, क्योंकि वहां पे स्टाइल और फैशन हर रोज चेंज होता है। बेवकूफ की एक्विजिशन के समय प्रॉफिटन ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा था कि कंपनी आने वाले समय में ब्रांड बिल्डिंग पे पैसे खर्च करेगी और साथ ही किड्स फेयर सेक्टर में भी एंट्री करेगी। लेकिन एक्विजिशन के 3 साल बाद भी ब्रांड ऐसा कुछ करती हुई अब तक नहीं दिखाई दी है। और यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब ऑनलाइन में बेवकूफ इतना ग्रो नहीं कर पाई तो आदित्य बिरला ने उसको ऑफलाइन में कितना ज्यादा ग्रो किया है, क्योंकि कोविड इफेक्ट के बाद ब्रांड से रियलाइज कर लिया था कि सिर्फ ऑनलाइन से रेवेन्यू नहीं जनरेट किया जा सकता है, साथ ही ब्रांड का ऑफलाइन प्रेजेंस होना भी जरूरी है। इसलिए सोल्ड स्टोर के आज 35 से ज्यादा आउटलेट्स हैं, स्निच के 40 से ज्यादा आउटलेट्स हैं और साल 2022 में शुरू हुआ ब्रांड न्यू मी, जिसे 4 दोस्तों ने शुरू किया था, इस ब्रांड के भी अभी कम से कम 11 स्टोर्स हैं और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक ये ब्रांड 75 स्टोर्स खोल लेगी। लेकिन सवाल है बेवकूफ के अभी कितने स्टोर्स हैं? तो मैं आपको बता दूं, बेवकूफ के अभी 6 स्टैंड अलोन स्टोर्स हैं। लेकिन जहां बेवकूफ के कंपटीटर्स ऑफलाइन ग्रो कर रहे हैं, बट आदित्य बिरला ने अभी तक बेवकूफ को ऑफलाइन क्यों नहीं ग्रो किया? इसके पीछे दोस्तों 2 बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला, इसमें मार्जिन काफी कम होता है। एक टी शर्ट मैन्युफैक्चर करके उसे सेल करने में करीब 40% का मार्जिन होता है, जो कि ऑनलाइन में तो प्रॉफिट जनरेट कर लेता है, लेकिन अगर वो ऑफलाइन स्टोर के थ्रू बिकेगा तो एक टी शर्ट की सेल बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएगी और एक स्टोर को चलाने के लिए उसके रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और कई सारे खर्चे होते हैं।
जिस वजह से आदित्य बिरला ने अभी तक इनके ज्यादा स्टोर्स नहीं खोले हैं। और दूसरा रीजन है इन्वेंट्री पाइलअप होने का, क्योंकि अगर बहुत सारे टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करके रख दिए गए और उनकी सेल नहीं हुई तो ब्रांड एक नए लॉस में एंटर कर जाएगी। लेकिन आदित्य बिरला ग्रुप ने एक बीच का रास्ता निकाला है। उन्होंने पैंटालून्स के बड़े स्टोर्स में बेवकूफ के छोटे छोटे आउटलेट्स बनाने शुरू कर दिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो ब्रांड साल 2012 में एक सेल्फ आइडेंटिटी के साथ शुरू हुआ था यंग ऑडियंस के लिए, आज वो एक बड़े स्टोर के बीच में छोटा सा ब्रांड बन के रह गया है। लेकिन अगर आप D2C इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं तो आपको 2 पॉइंट और जरूर सुनने चाहिए जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। हमने अपनी रिसर्च के दौरान स्निच के फाउंडर का एक इंटरव्यू देखा इकोनॉमिक टाइम्स में। उसमें हमने समझा कि क्या सीक्रेट है D2C में सक्सेसफुल होने का। स्निच के फाउंडर सिद्धार्थ बोलते हैं कि अगर किसी एरिया में उनकी कोई ऑफलाइन स्टोर खुलती है तो ओवरऑल उनकी ऑनलाइन सेल्स भी उस एरिया में बढ़ जाती है, क्योंकि एक बार कस्टमर उनके स्टोर पे आता है और अगर वो फैब्रिक और फिटिंग से खुश हो जाता है तो बाद में वो ऑनलाइन ही ऑर्डर करने लगता है। इसका मतलब ऑफलाइन स्टोर आपका एक ट्रस्ट बिल्ड जरूर करता है। अगला लेसन मैं आपको द सोल्ड स्टोर के फाउंडर से देना चाहता हूँ, जिनका मानना है कि उनके स्टोर्स डे 1 से ही प्रॉफिटेबल हो जाते हैं ऑफलाइन में, लेकिन अगर उसके डिस्काउंटिंग और मार्केटिंग में बहुत पैसे बचाए जाए तभी। दोस्तों ये 2 लेसन आपको D2C में ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप भी बेवकूफ की जर्नी को डिटेल में समझ पाए हैं तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइएगा कि कंपनी इतने बड़े लॉसेस तक कैसे पहुंची, किसका फेलियर है ये। आप कमेंट ऑप्शन में जरूर अपना ओपिनियन दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।